प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस की इस भव्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम राजस्थान भूगोल के ऊपर एक श्रृंखला को प्रारंभ कर चुके हैं और आज इस श्रृंखला का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों का समावेश करें जो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सके और आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस श्रृंखला का भाग 2। आज की इस श्रृंखला के भाग 2 का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून वर्षा की अपर्याप्तता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में सामान्यतः वर्षा कम होती है। कम वर्षा वाले राज्यों में से हमारा राजस्थान है। परंतु इस कम वर्षा का कारण क्या है? पहला, अरब सागरीय शाखा का सबसे देरी से आगमन। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून से पर्याप्त वर्षा न होना। तीसरा कारण है हिमालय से आने वाली पवनों का शुष्क होना। और चौथा कारण है बंगाल की खाड़ी की शाखा का सबसे अंत में आगमन। आइए एक एक ऑप्शन पे हम विचार करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अरब सागरीय शाखा का सबसे देरी से आगमन। ये हमारा भारत है और ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और ये पूर्व दिशा, और यहाँ पर स्थित है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। पहला ऑप्शन दे रखा है अरब सागरीय शाखा का सबसे देरी से आगमन। हम लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है अरब सागरीय और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी अरेबियन सी की और दूसरी बे ऑफ बंगाल की। जहां तक अरब सागरीय शाखा की बात है, यह शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है। मानसून इस तरह से प्रवेश करता है और इस तरह से जो दूसरा इसका भाग जो कन्याकुमारी से मुड़ जाता है वो इस तरह से राजस्थान की ओर बढ़ता है। तो जहां तक पहला ऑप्शन है कि अरब सागरीय शाखा का सबसे देरी से आगमन, जबकि हकीकत ये है कि अरब सागरीय शाखा का प्रवेश राजस्थान में पहले होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन एक तो सही नहीं है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून से पर्याप्त वर्षा न होना। अभी मैंने आपको बताया है कि भारत में वर्षा लाने वाला मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इसे हम ग्रीष्म मानसून भी कहते हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून है। इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है। उस समय भारतीय मुख्य भूमि पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर सागर पर तब तुलनात्मक रूप से निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और शीतकाल में पवनों का आगमन इस तरह से होता है और इसे ही हम मानसून का लौटना कहते हैं। और ये पवनें चूंकि हिमालय की ओर से आ रही है, कहीं पर भी नमी ग्रहण करने का साधन नहीं है, तो ये पवनें प्रायः शुष्क होती है। तो इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून तो वर्षा यूं भी नहीं कराता है, तो ये भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो लौटता हुआ मानसून है, ये पवनें शुष्क है। हमारे यहाँ जो मानसून वर्षा कराने में सक्षम है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, न कि उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून। तो ये भी एक पर्याप्त कारण नहीं है। तीसरा है हिमालय से आने वाली पवनों का शुष्क होना। नो डाउट
हिमालय से आने वाली पवनें वैसे शुष्क होती है, परंतु इसका हमारे राजस्थान की मानसून वर्षा की अपर्याप्तता से संबंध नहीं है, क्योंकि ये पवनें तो कहीं भी वर्षा नहीं करा पाती है। अब रही बात बंगाल की खाड़ी की शाखा का सबसे अंत में आना। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये जो ग्रीन वाली पवनें हैं, ये वाली शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। सीधी सी बात है, यदि पवनें अरब सागर पर से गुजरते समय नमी ग्रहण करेगी तो वो अरब सागरीय शाखा कहलाएगी, और यदि पवनें बंगाल की खाड़ी पर से नमी ग्रहण करेगी तो वो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाएगी। तो ये पवनें बंगाल की खाड़ी की शाखा से नमी ग्रहण कर रही है और ये हमारे राजस्थान की ओर बढ़ रही है। इस शाखा का जो मार्ग है, सबसे पहले ये पूर्वांचल में वर्षा करेगी और यहीं पर जैसे मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, और इन्हीं में से खासी जो कि बीच वाली पहाड़ियां हैं, खासी में मासिनराम, चेरापूंजी, ये वो जगह है जहाँ पूरे भारत की बल्कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ वर्षा करने के बाद ये पवनें हिमालय पर्वत श्रृंखला के सारे ये हिमालय इस तरह से विस्तृत है, और सबसे दक्षिण में हिमालय की शिवालिक श्रृंखला है। इन शिवालिक पहाड़ियों के सहारे यह मानसून आगे बढ़ता है और इस संपूर्ण प्रदेश में वर्षा करते हुए आगे जाता है, और ये पूरा का पूरा गंगा यमुना का मैदान है। सभी जगह वर्षा होती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला की पहाड़ियां आई हुई है। इनकी अवस्थिति ऐसी है कि जब मानसून इनसे टकराता है तो वो दक्षिण की ओर यानी राजस्थान की ओर बढ़ता है, परंतु इसी बीच यहाँ का निम्न वायुदाब जो कि मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, इन पवनों को आकर्षित करता है। अब ये मानसून राजस्थान तक पहुंच तो रहा है, परंतु सबसे अंत में और देरी से। क्यों? कि वो अपनी अधिकांश नमी पूर्वांचल में और गंगा यमुना के मैदान पर ये शाखा अपनी नमी को समाप्त कर चुकी होती है, और इसीलिए चूंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा का आगमन सबसे अंत में हो रहा है, इसीलिए हमारे राजस्थान में अपर्याप्त वर्षा होती है। और भी कारण है कई ऐसे अपर्याप्त वर्षा के, परंतु यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त कारण जो प्रतीत हो रहा है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा का आगमन सबसे अंत में होना। अरावली भी जिम्मेदार है, थार का मरुस्थल भी जिम्मेदार है, परंतु जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उनमें से एक श्रेष्ठ ऑप्शन या श्रेष्ठ उत्तर का चुनाव करना। तो हमारा जवाब है 4, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा का आगमन सबसे अंत में होना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। किन्हीं 2 भारतीय राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, यानी ऐसा जिला जो किन्हीं 2 भारतीय राज्यों की सीमा को छुए। हम लोग जानते हैं कि हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा की सीमा को छूता है, भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को छूता है, इसी प्रकार धौलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, और चौथा है बांसवाड़ा जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। परंतु इन 4 में से ये 2 ही जिले यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि किन्हीं 2 राज्यों की, सॉरी बांसवाड़ा भी है, चूरू नहीं है, ये 3 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे। ये रहा हमारा हनुमानगढ़। ये एक तरफ पंजाब की सीमा को छू रहा है और दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा को छू रहा है। ये रहा धौलपुर जो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा को छू रहा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सीमा को छू रहा है। और तीसरा ये बांसवाड़ा जो एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमा को छू रहा है और दूसरी तरफ गुजरात की सीमा को छू रहा है। प्रश्न ये है कि वो सबसे बड़ा जिला, यानी वो जिला बड़ा होना चाहिए इन 4 में से। तो रही बात चूरू की, तो चूरू तो केवल और केवल हरियाणा की सीमा को छू रहा है। तो हमें इन 3 में से एक सेलेक्ट करना है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमें स्पष्ट रूप से लग रहा है
कि हनुमानगढ़ जिला जो है वो 2 राज्यों की सीमा को भी छू रहा है और अन्य ऑप्शन की तुलना में ये सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से। तो हमारा जवाब हुआ हनुमानगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 दिसंबर को राजस्थान के किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? प्रश्न पूछा है कि सबसे कम तिरछी कहाँ पड़ती है। एक बार हम राजस्थान के नक्शे में इसको देखते हैं। ये हमारा राजस्थान। चारों स्थानों को हम देख लेते हैं। आबू पर्वत, मान लीजिए ये आबू पर्वत है, माउंट आबू। दूसरा पूछा है डूंगरपुर, ये यहाँ पर डूंगरपुर। तीसरा पूछा है धौलपुर, ये यहाँ पर धौलपुर। और चौथा है श्री गंगानगर, ये यहाँ पर श्री गंगानगर। प्रश्न ये है कि 23 दिसंबर को राजस्थान के किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ेगी? 23 दिसंबर की स्थिति क्या है? 23 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। यानी ये तो तय हो गया कि मकर रेखा से ऊपर उत्तर में ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे सभी स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ेगी। सभी स्थानों पर, जैसा कि कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजर रही है, परंतु कर्क रेखा पर भी सूर्य की किरणें सीधी केवल 21 जून को पड़ती है। और 21 जून को जबकि यहाँ सीधी पड़ेगी तो शेष संपूर्ण राजस्थान जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सभी स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ेगी। परंतु 23 दिसंबर को यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ेगी, परंतु ज्यों-ज्यों हम उत्तर में जाएंगे त्यों-त्यों सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि सबसे कम तिरछी इस तारीख को कहाँ पड़ेगी? तो इन चारों स्थानों में से सबसे कम तिरछी पड़ेगी डूंगरपुर में। हालांकि बांसवाड़ा में भी तिरछी पड़ेगी, परंतु जो हमें ऑप्शन में दिया गया है, हमें उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो हमारा जवाब होगा डूंगरपुर। जो स्थान जितना अधिक दक्षिण में स्थित है, जो स्थान जो सबसे कम अक्षांश पर स्थित है, वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे कम होगा, सबसे कम तिरछी। इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखिएगा और ढंग से। केवल और केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर वो स्थान है जहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और उसके बाद सूर्य वापस दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, तब यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती है। पिछली श्रृंखला में हमने एक प्रश्न लिया था कि वो कौन सा स्थान है राजस्थान का जहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और उसमें एक ऑप्शन बांसवाड़ा भी था। ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा में भी, न केवल बांसवाड़ा बल्कि पूरे विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़े। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा किस जिले से गुजरती है? जोधपुर, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है।
ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये जैसलमेर जिला आया हुआ है और ये जोधपुर जिला है, ये जैसलमेर। तीसरा सिरोही, ये सिरोही जिला है। और चौथा दे रखा है जैसलमेर, सिरोही, झुंझुनू, और ये हमारा झुंझुनू है। हम लोग जानते हैं कि अरावली जो है ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पर स्थित है। अरावली के पश्चिमी ढाल 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यहाँ से गुजर रही है। और ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ही वो आधार है जो पश्चिमोत्तर थार को शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क भागों में विभाजित करती है, शुष्क और ये अर्ध शुष्क। स्पष्ट है कि जोधपुर जिले से 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजर रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा ऑप्शन 1, जोधपुर। अगला प्रश्न, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं? पहला, यहाँ पर प्लीस्टोसीन काल की अवसादी चट्टानों का जमाव है। दूसरा, यह भाग कच्छ के रन का उत्तरी विस्तार है। तीसरा, यहाँ शब्र कॉफीज बालू का स्तूप ही पाए जाते हैं। और चौथा है उपर्युक्त सभी। पहले तो हम एक बार मैप में इसे देखते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ स्थित है। ये हमारा राजस्थान, ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और ये वाला भाग जैसलमेर जिला, रामगढ़, मोहनगढ़, पोखरण वाला, ये भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और यही वो भाग है जहाँ पर प्लीस्टोसीन काल की अवसादी चट्टानों का जमाव है। और यही चट्टानी मरुस्थल भी है जिसे हम हम्माद के नाम से या हम्मादा के नाम से भी जानते हैं। तो नेचुरल है कि जब वहाँ पर चट्टानें होगी तो इनमें से क्या क्या स्थितियाँ बनती है कि क्या वो प्लीस्टोसीन काल की अवसादी चट्टानों का जमाव है? बिल्कुल सही है, ये पहला ऑप्शन। आगे भी देखते हैं, क्या पता सारे ही हो जाए। क्या यह भाग कच्छ के रन का उत्तरी विस्तार है? नहीं, यहाँ पर कच्छ का रन आया हुआ है, ये गुजरात के कच्छ का रन है। इसका विस्तार तो जालोर और बाड़मेर जिले का कुछ सीमावर्ती भाग पर ही है और इस भाग को कहा जाता है नेहड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है अच्छे कंपटीशन में कि नेहड़ क्या है। ये वास्तव में कच्छ के रन का राजस्थान में विस्तार है, जालोर और बाड़मेर जिले के कुछ भाग पर। तो ये कच्छ के रन का उत्तरी विस्तार नहीं है। क्या यहाँ पर शब्र कॉफीस बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये श्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ। ये वो बालू का स्तूप है जो झाड़ियों या घास के झुंड पर निर्मित होते हैं। बालू का आके जमती रहती है। जैसे मान लो किसी स्थान पर झाड़ियों का जमा हुआ या घासों के ढेर है, क्योंकि भली भांति परिचित है, मुरड़, अंजन, धामण, कई तरह की घासें इस मरुस्थलीय प्रदेश में बहुतायत से होती है। और जब वो घास सूख जाती है तो इन्हीं पर बालू का मिट्टियों का जमाव होने लगता है या झाड़ियों पर होने लगता है और तब एक बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है।
ऐसे बालू का स्तूप जो है ये कहलाते हैं श्रब कॉपीज। अब जब एक मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल है, यानी जहाँ पर रेतीली बलुई मिट्टी का भी विस्तार नहीं है, बल्कि वह मिट्टियाँ तो वायु के प्रवाह से बहकर आती है, और विशेष करके वहाँ पर बरखान जरूर निर्मित होते हैं, क्योंकि वो एक गतिशील बालू का स्तूप है और धीरे धीरे वो अपना रास्ता चेंज भी कर लेते हैं और वे आगे से आगे बढ़ जाते हैं। और इस प्रकार इस क्षेत्र में इस प्रकार के बालू का स्तूप जरूर बनते हैं, बरखान प्रकार के। परंतु वहाँ पर चूंकि कई झाड़ियाँ वाड़ियाँ वनस्पति नहीं है, तो ये बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन तो अपने आप ही सही नहीं होगा। तो ऐसे में हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर प्लीस्टोसिन काल की अवसादी चट्टानों का जमाव पाया जाता है। और इन अवसादी चट्टानों में कई प्रकार के खनिज भी मिलते हैं और विशेष करके तेल गैस के भंडार भी मिलते हैं टर्शियरी काल की चट्टानों में। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर तेल गैस के भंडार या कोयले के भंडार, जिप्सम के भंडार भी मिलते हैं। ये विशेषताएं हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस की चादरें बनाने का एस्बेस्टस की चादरें बनाने का कारखाना लगाने हेतु उपयुक्त स्थान इनमें से कौन सा हो सकता है? बहुत ही एक सिंपल सा प्रश्न है। कोई भी प्लांट लगाना हो तो उसका रॉ मटेरियल अगर नज़दीक में उपलब्ध है तो उससे उत्पाद की लागत कम होती है। और प्राय कारखाना लगाते वक्त एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। यदि रॉ मटेरियल भारी है और रॉ मटेरियल की मात्रा अधिक है, तो ऐसी दशा में उस प्लांट को वहीं पर पास में लगाया जाना ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे सीमेंट प्लांट, उसमें लेबर से कहीं ज़्यादा रॉ मटेरियल की अहमियत है। जो कुछ भी बाहर है वो रॉ मटेरियल का है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो वैसा ही कुछ नियम यहाँ भी लागू होता है। तो हमें एक सिंपल सा देखना है कि एस्बेस्टस इनमें से कौन से जिले में प्राप्त है, और यदि वहाँ पर कारखाना लगाया जाएगा तो उत्पाद की लागत कम होगी। तो उदयपुर जिले में एस्बेस्टस प्राप्त है, तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर उदयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह अलोह धातु खनिज जो राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। रही बात, तांबा भी प्राप्त होता है, सीसा भी प्राप्त होता है, जस्ता भी है और चांदी भी है, और संयोग से ये चारों के चारों अलोह यानी नॉन फेरस मेटल भी हैं, अलोह धातु खनिज भी हैं। रही बात, शीशे में राजस्थान का एकाधिकार है, चांदी में भी एकाधिकार है, इन दोनों में एकाधिकार है। शीशे का 99% भारत में जो उत्पादन हो रहा है वो केवल राजस्थान से प्राप्त हो रहा है। सॉरी, शीशे का नहीं, जस्ते का। एक मिनट में इसको डिलीट मार देता हूं। जस्ते का 99% राजस्थान से प्राप्त होता है और एकाधिकार है, जबकि लेड का यानी शीशे का 80% राजस्थान से प्राप्त होता है। हालांकि ये दोनों धातुएं एक साथ निकलती है, परंतु यहाँ पर है कि बहुतायत से प्राप्त होने वाला कौन सा है, तो यहाँ पर जवाब होगा हमारा जस्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाबारी दर्रा किस जिले में स्थित है? सीधा और सरल प्रश्न है। उदाबारी जो है वो अजमेर जिले में है। ये अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, और अजमेर मसूदा का जो मार्ग है वो उदाबारी दर्रे से होके निकलता है। तो इसका सीधा ही जवाब हो गया अजमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पालसन का संबंध किससे है? ज्योग्राफी की टर्म है और देखते हैं किससे है। रन से इसका संबंध नहीं है, न खड़ीन से है, इसका संबंध है प्लाया से। रन तो एक तरह से दलदली प्रदेश है। खड़ीन जो है जल संचय की प्रणाली है, खास करके जैसलमेर क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत वर्षा के जल को पाल बांधकर एकत्रित किया जाता था और उस पानी का प्रयोग किया जाता था। परंतु जब धीरे धीरे वो पानी समाप्त हो जाता और नमी थोड़ी सी मिट्टी में रह जाती, तब हल चला दिया जाता था और उस हल चलाने की प्रक्रिया को कहते हैं खड़ाई करना या खड़ना, और उसी से बना है खड़ीन। तो ये एक जल संचय की प्रणाली है। और रही बात इंसेलबर्ग, तो ये गुंबदाकार पहाड़ियां हैं जिन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। पालसन का संबंध प्लाया से है, कैसे? आइए देखते हैं। सामान्यतः आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि प्लाया जो है खारे पानी की झील होती है या अल्पकालिक झील होती है। ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में इसके लिए बताया गया है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ पर की नमकीन मिट्टी भी होती है और ऐसी दशा में जहाँ कहीं पर भी बेसिनों में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। सपोज कीजिए ये एक छोटा सा प्रदेश है और ये ढाल युक्त प्रदेश है। ये यहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा हो चुका है और आसपास में या तो कोई छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं या बालू का स्तूपों का भी विस्तार है और ये बीच का एक बेसिन है। ये जो क्षेत्र जहाँ पर ये जल का संचय हुआ है और एक छोटी मोटी अल्पकालिक झील का निर्माण हो गया, बस ये कहलाती है पालसन। अब चूंकि मरुस्थलीय प्रदेशों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, तो ऐसी दशा में इस झील के सूखने के बाद में बीच के भाग में कुछ तलछट वगैरह जमी रह जाती है और इसमें नमक वगैरह के अवशेष होते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा भाग शेष रह जाता है। इस भाग की विशेषता ये होती है कि ये एकदम समतल रूप में होता है। थोड़ी भी वर्षा हो जाए तो चारों ओर पानी एकदम समान रूप से फैल जाता है। ये जो सूखने के बाद में जो बीच का क्षेत्र बचा है, जो सेडिमेंट्स के जमने से बचा है, बस यही प्लाया कहलाता है। ये बाहर वाली बाउंड्री जो बालसन की बाउंड्री है और ये वाली जो पर्पल बाउंड्री है ये प्लाया की बाउंड्री है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये बजादा कहलाता है। दोनों ही तरफ ये वाला क्षेत्र बजादा कहलाएगा। और ये जो छोटी मोटी पहाड़ियां वगैरह है या बालू का स्तूप कह दें, इनके बीच का ये जो मंद ढाल युक्त क्षेत्र है, जहाँ तक पानी सामान्यतः पहुंच नहीं पाता है क्योंकि पानी बहकर इस बीच के बेसिन में इकट्ठा हो जाता है, ये पेडिमेंट कहलाता है। मंद ढाल वाला जो क्षेत्र है ये पेडिमेंट है। तो इस तरह से प्लाया के ये प्रमुख चरण है। हम सिंपल किताबों में यही पढ़ते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में बनने वाली खारे पानी की अल्पकालिक झीलें, पर वास्तव में प्लाया से पहले बालसन निर्मित होती है और उस बालसन के बाद में जब प्लाया निर्मित होती है तो इसके और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो बजादा कहलाता है। ये चारों टर्म प्लाया से संबंधित है। तो हमारा जवाब है बालसन का संबंध किससे है? प्लाया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्ध शुष्क जलवायु किस प्रदेश में पाई जाती है? और ऑप्शंस दे रखे हैं वागड़ क्षेत्र में, चंबल बेसिन में, मध्य अरावली प्रदेश में और बागर या बांगर क्षेत्र में। सबसे पहले तो इन चारों प्रदेशों को हम मैप में देख लेते हैं।
ये अरावली प्रदेश मध्य का। सबसे पहला है वागड़ क्षेत्र। वागड़ जो है वो वागवर से बना है, और आप लोग जानते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो प्रदेश है ये वागड़ कहलाता है। दूसरा है चंबल बेसिन। ये चंबल नदी है और ये आगे जाके यमुना में विलीन हो रही है। और ये वाला जो इसका जो मैदान है ये चंबल बेसिन है। तीसरा ऑप्शन है मध्य अरावली प्रदेश। ये अरावली और ये एक तरह से ये मध्य अरावली। अरावली की तीन भाग हो गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है मध्य अरावली, अर्थात ये वाला प्रदेश। और चौथा है बागर क्षेत्र। पश्चिमोत्तर थार दो भागों में विभाजित है, शुष्क और अर्धशुष्क। और इसको बांटने का आधार है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अभी हमने पिछले एक प्रश्न में इस चीज को डिस्कस किया है। और ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है यानी 25 और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र, बस यही बागर कहलाता है। ये हमारा पश्चिमोत्तर थार और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा ये यहां से गुजर रही है, और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यहां से गुजर रही है। ये वाला शुष्क प्रदेश है या मरुस्थलीय है, और ये पूरा प्रदेश इस 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के बीच का जो प्रदेश है, बस यही कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी राजस्थान बागर। और सीधा प्रश्न पूछा गया है कि अर्ध शुष्क जलवायु किस प्रदेश में पाई जाती है। ये अर्ध शुष्क जलवायु यानी सेमी एरिड क्लाइमेट जो है ये केवल और केवल बागर क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूरा भाग जो आगे चलकर 4 उप विभागों में भी विभाजित है। ये वाला घग्गर का मैदान है, ये शेखावाटी अंत प्रवाह का प्रदेश है, ये आपका नागौरी उच्च प्रदेश, और चौथा है लूणी बेसिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें से तो खैर जवाब हो गया बागर क्षेत्र। राजस्थान के मौसम तंत्र के संबंध में निम्नलिखित घटकों यानी फैक्टर्स पर विचार करें। पश्चिमी जेट प्रवाह, वेस्टर्न जेट, भूमध्य सागरीय चक्रवात यानी साइक्लोन्स, हिमालय पर्वत श्रेणी और एक पश्चिमोत्तर थार। कौन से घटक राजस्थान के मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं? मौसम तंत्र को प्रभावित करना, एक एक पर विचार करते हैं हम कि किस तरीके से इनका कोई मौसम तंत्र से संबंध है या नहीं है। पहला दे रखा है कि पश्चिमी जेट प्रवाह। आइए देखते हैं। ये हमारा भारत है। आप लोग भली भांति परिचित हैं कि शीतकाल में पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों में वर्षा होती है, और ये वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण नहीं होती है, बल्कि इनका मुख्य कारण है पश्चिम से भूमध्य सागर से चक्रवातों या प्रति चक्रवातों का आगमन। उनका प्रभाव भारत को प्रभावित करता है।
ये हमारा भारत है और ये भूमध्य सागर है। ये मुख्यतः पछुआ पवनों का क्षेत्र है। यूरोप में वर्षा शीतकाल में ही होती है। ये यहाँ पर यूरोप आया हुआ है, ये पूरा यूरोप है। और इन भूमध्य सागर पर से गुजरने वाली पछुआ पवनों के कारण यूरोप में शीतकाल में वर्षा होती है। और हमारे यहाँ भी शीतकाल जब होता है तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है भारतीय भूमि पर, परंतु यूरोप के भूभाग की तुलना में भारतीय भूभाग का क्षेत्र कम वायुदाब वाला होता है तुलनात्मक रूप से। तो ऐसी दशा में यहाँ पर जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, ये भारत की ओर अग्रसर होते हैं और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है पश्चिमी जेट प्रवाह का, क्योंकि इसी समय वेस्टर्न जेट यहाँ पर मौजूद होता है। इस समय पश्चिमी जेट का प्रभाव यहाँ होता है और जेट पवनों को हम पहले भी देख चुके हैं। ये प्रायः क्षोभ मंडल की ऊपरी स्तर पर लगभग 9, 10, 11, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली अत्यधिक तीव्र पवन है। और आजकल ये शोधों में सिद्ध हो चुका है कि इन पवनों का प्रभाव भी कहीं न कहीं नीचे की जलवायु और मौसम तंत्र पर भी पड़ता है। तो इन पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने के लिए इनका भी योगदान है। यानी भारतीय मौसम तंत्र को कहीं न कहीं पश्चिमी जेट प्रवाह प्रभावित करता है, केवल मौसम तंत्र को। दूसरा ऑप्शन दे रखा है भूमध्य सागरीय चक्रवात। अभी मैंने जैसा कि बताया कि ये मोटे तौर पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये पछुआ पवनों वाला बेल्ट है और यहाँ पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये ही भारत की ओर पश्चिमी जेट प्रवाह के प्रभाव से और भारत के तुलनात्मक निम्न वायुदाब के प्रभाव से पश्चिमोत्तर भारत की ओर अग्रसर होते हैं और इन्हीं से हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ यानी मावट की वर्षा भी होती है। यानी ये उत्तर भी सही है। यानी ये दोनों घटक तो सही है, ये हमारे मौसम तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा है हिमालय पर्वत श्रेणी। क्या हिमालय का कोई प्रभाव है? निश्चित तौर पर। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि ये हिमालय आया हुआ है और खास करके जो बंगाल की खाड़ी की मानसून की जो शाखा है वो इसी के सहारे आगे बढ़ती है और तब हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की पहाड़ियों से टकराकर राजस्थान के निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। यानी कि हिमालय पर्वत का भी हमारे यहाँ मौसम के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और फिर शीतकाल में जो हिमालय से जो पवनें आ रही है वो ठंडी होती है, तो उस ठंडक में भी कहीं न कहीं हिमालय का योगदान है। यानी हिमालय का भी मौसम तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। और चौथा है पश्चिमोत्तर आर। क्या ये भी प्रभावित करता है? निश्चित तौर पर। मानसून के आगमन में भी मरुस्थल की भूमिका है, जबकि मानसून के प्रत्यावर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा का राजस्थान में आगमन होता है तो उसमें मरुस्थल के ऊपर बना हुआ निम्न वायुदाब का क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो अरब सागरीय शाखा हो और चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा, वो भी अगर यहाँ तक पहुंच पा रही है तो इसमें कहीं न कहीं मरुस्थल का निम्न वायुदाब उत्तरदायी है। और जिस समय सूर्य दक्षिणायन होता है तब यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तब इस मरुस्थल पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा शीतकाल में और यहाँ पर लगभग 1019 मिलीबार वाली वायुदाब रेखा होती है और इसकी तुलना में दक्षिणी भाग पर 1013 मिलीबार वाली रेखा होती है। तो इसी का परिणाम होता है कि यहाँ से पवनें वापस लौटने लगती है और इसे ही हम मानसून का
प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना कहते हैं। तो मानसून के आने के लिए और विदा करने के लिए दोनों में ही हार के मरुस्थल का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी मौसम तंत्र को ये भी प्रभावित करता है। तो हमारा इनमें से जवाब हुआ 4, A, B, C तथा D चारों। अच्छा प्रश्न है, इनके बीच में से ही किसी से प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के केवल ये 3 राज्य दिए हैं। इन राज्यों के किन जिलों की सीमा राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है? हमारी नहीं पूछी जा रही है, बल्कि इन 3 पड़ोसी राज्यों की पूछी जा रही है। तो आप भली भांति जानते हैं कि हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान को छूती है, और उनमें से महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। फतेहाबाद की सीमा सबसे छोटी सीमा है राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश, ये पूरी बॉर्डर 1600 किलोमीटर लंबी मध्य प्रदेश के साथ है। और मध्य प्रदेश का जो नीमच है, यहाँ पर आया हुआ है, ये नीमच है, और नीमच की सीमा सबसे लंबी है राजस्थान के साथ, यानी मध्य प्रदेश का नीमच और हरियाणा का महेंद्रगढ़। इसी प्रकार झाबुआ जो प्रांत है, झाबुआ जो जिला है, उसकी राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा है, परंतु यहाँ पर पूछा है सबसे लंबी सीमा। और तीसरा राज्य दे रखा है गुजरात। गुजरात का जो यहाँ पर बनासकांठा है, इस बनासकांठा की सबसे लंबी सीमा है राजस्थान के साथ, और कच्छ की सबसे छोटी है। तो ये जहां जिस ऑप्शन में दिए हुए हैं महेंद्रगढ़, नीमच और बनासकांठा, बस यही हमारा सही उत्तर है। और बाय द वे ये पहले ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, महेंद्रगढ़ यानी हरियाणा का, नीमच MP का, और बनासकांठा गुजरात का। तो इसमें हमारा सही जवाब हुआ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जो एक विशेष पड़ोसी राज्य में शामिल कर दिया जाए। ऐसा होना नहीं है, काल्पनिक क्वेश्चन है। शामिल कर दिया जाए तो राजस्थान 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है कि वो जिला इस तरह से हो कि अगर उसको पड़ोसी राज्य को दे दें तो राजस्थान के 2 अलग अलग भाग हो जाएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यदि आप नक्शे में राजस्थान को देखेंगे तो ऐसा एक जिला यहाँ पर आया हुआ है, और वो है कोटा। ये कोटा जिला है। इधर से भी सीमा MP को टच कर रही है और इधर से भी। और ये 2 जिले आए हुए हैं, 12 और झालावाड़, और ये पूरी बॉर्डर MP के साथ है। यदि ये वाला भाग अगर मध्य प्रदेश को दे दें तो ये पूरा MP हो जाएगा, और तब राजस्थान का एक भाग ये रह जाएगा और दूसरा बिल्कुल अलग थलग ये रह जाएगा। हालांकि ऐसा किया जाना संभव नहीं है। एक कल्पना का प्रश्न है कि अगर कोटा जिला यदि हम किसी को भी दे दें, और दे दें तो किसको देंगे? मध्य प्रदेश को ही देंगे, तब राजस्थान के 2 टुकड़े हो सकते हैं। बाकी कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि ये धौलपुर आया हुआ है, ये करौली आया हुआ है, ये भरतपुर है। तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है, चाहे ये दे दो चाहे वो दे दो, कम से कम राजस्थान के 2 टुकड़े राजनीतिक दृष्टि से नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का घटता हुआ सही क्रम है। तो एक बार अपन वैसे ही क्रम को देख लें। सही क्रम क्या है? सबसे बड़ा राजस्थान का सीमावर्ती राज्य, पहला मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर पंजाब और पांचवें नंबर पर है हरियाणा। और यहाँ पर तीन तीन राज्यों के जोड़े दिए हुए हैं, तो उनमें से देख लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश से छोटा गुजरात है? और क्या गुजरात से छोटा पंजाब है? बिल्कुल सही है। क्या गुजरात से छोटा उत्तर प्रदेश है? नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात आ रहा है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। और क्या उत्तर प्रदेश से छोटा हरियाणा है? और क्या पंजाब सबसे छोटा है? नहीं, ध्यान रखना है कि पंजाब हरियाणा की तुलना में बड़ा है और पंजाब से छोटा हरियाणा है, तो ये भी गलत है। हाँ, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य जरूर पंजाब है। ध्यान रखना, न कि आकार की दृष्टि से। ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछा यानी आकार पूछा, तो ये भी सही नहीं है। और क्या मध्य प्रदेश से छोटा गुजरात है? बिल्कुल है। परंतु क्या गुजरात से भी छोटा उत्तर प्रदेश है? नहीं है, उत्तर प्रदेश से छोटा गुजरात है, तो ये भी क्रम सही नहीं है। तो हमारे लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, यानी उत्तर प्रदेश से छोटा गुजरात, गुजरात से छोटा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? पूछा है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा। ये हमारा राजस्थान है। और जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में कुल जिले हैं 33। अब वो पूछ रहा है केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो आप लोग भली भांति परिचित है कि 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, राजसमंद, टोंक, दौसा, बूंदी। इन 8 जिलों की सीमा किसी भी पड़ोसी राज्य को नहीं लगती है। और यहाँ पूछा गया केवल अंतर्राज्यीय सीमा, यानी इन 8 जिलों की तो अंतर्राज्यीय सीमा ही नहीं है, तो इनको इसमें से घटा दिया जाए, तो 8 जिले तो ये घटा दिए जाएंगे। फिर वो पूछ रहा है कि कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा। बाकी जो जिले बच गए हैं उनमें से 4 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ है। ये वाली सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया श्री गंगानगर, ये हो गया बीकानेर, ये हो गया जैसलमेर, और ये सीमा है बाड़मेर की। हालांकि श्री गंगानगर जिले की सीमा न केवल पाकिस्तान से बल्कि पंजाब को भी टच कर रही है, और इसी प्रकार बाड़मेर की भी सीमा न केवल पंजाब से बल्कि भारतीय राज्य गुजरात से भी टच कर रही है। परंतु यहाँ लिखा गया है केवल अंतर्राज्यीय सीमा, यानी इन जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तान को नहीं छूने चाहिए। तो हम 8 प्लस इन 4 जिलों को भी घटा दें, तो ये संख्या आ गई 8 और 4 12, यानी 21 ऐसे जिले हैं जिनकी केवल अंतर्राज्यीय सीमा है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 2, 21। अगला प्रश्न, किन स्थानों पर सूर्य की किरणों का तिरछापन लगभग समान होगा? हमने पहले के एपिसोड में भी ये देखा है कि सूर्य की किरणें
किसी भी अक्षांश विशेष पर जितने भी स्थान है उन पर समान रूप से तिरछी पड़ती है। यानी कि यदि एक पर्टिकुलर अक्षांश पर 2, 4, 5, 10, 20 स्थान स्थित हों तो उन सभी पर सूर्य की किरणों का तिरछापन लगभग समान होगा। तो हमें इनमें से वो समूह निकालना है कि जो लगभग एक ही अक्षांश के आसपास स्थित हो। तो ऐसी दशा में वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन लगभग समान होगा। ऑप्शन लेते हैं, बाड़मेर और अलवर। तो देखिए ये अपना बाड़मेर आया हुआ है और ये यहाँ पे अलवर आया हुआ है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसका अक्षांश ये है और इसका अक्षांश ये है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी तिरछी, तो इससे और ज्यादा वहां तिरछी पड़ेगी, यानी ये तो हमारा सही जवाब नहीं हो सकता। दूसरा दे रखा है अलवर और जयपुर। ये अलवर है और ये यहाँ पर जयपुर आया हुआ है। जयपुर का अक्षांश ये हो गया, यानी कि तब यहाँ पर भी सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ेगी और यहाँ की तुलना में यहाँ ज्यादा पड़ेगी। तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। ये दिया हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर। ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर और ये यहाँ पर आया हुआ है जैसलमेर। तो ये जैसलमेर, तो इसका अक्षांश ये है और इसका अक्षांश ये है। तो यहाँ की तुलना में, बाड़मेर की तुलना में जैसलमेर में किरणें ज्यादा तिरछी पड़ेगी। और आखिर में हमारा ऑप्शन है जयपुर जैसलमेर। ये जैसे जयपुर थोड़ा सा यहाँ स्थित है, ये लगभग एक ही अक्षांश पर पड़ते हैं, लगभग थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो इन दोनों ही स्थानों पर सूर्य की किरणों का तिरछापन लगभग समान होगा। ध्यान रखें, अगर कोई भी 2, 4, 5, 10 स्थान एक ही देशांतर पर स्थित हों तो ऐसे स्थानों पर मध्याह्न का समय लगभग समान होता है, मध्याह्न का समय। और इसी प्रकार यदि एक ही अक्षांश पर 2 या अधिक स्थान स्थित है तो वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन लगभग समान होगा। तो इनमें से हमारा सही जवाब है जयपुर जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आज के प्रश्न जो कि राजस्थान भूगोल श्रृंखला की दूसरी सीरीज है। कैसे लगे ये प्रश्न हमें वापस बताएं। आपका मोहर, आपका उत्तर और आपकी स्वीकारोक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया प्रश्न प्रदान करें ताकि आपके आगे के लिए सफलता की राह आसान हो सके। तो इन सबको लाइक करें और जहाँ तक उसके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत शीघ्र। थैंक यू।